थोड़ी सी थ्योरी जो बची है रीडिंग दैट वी शैल डू टुडे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। मैं इसको बुक से ही बता दूंगा बिकॉज इट इज समथिंग जो याद थोड़ी रहेगा ऐसे मेरे को भी, ठीक है। लेट्स गो थ्रू इट। मैक्सवेल predicted the existence of EM waves, the only familiar waves that were visible। देखो सबसे पहले हमको कौन सी लाइट दिखेगी? विजिबल लाइट, मतलब सीधी सी बात है। या अब अगर आप मतलब इंफ्रारेड शायद हम फील करें, ठीक है, जो हम जहाँ जिसके लिए हमारी सेंसेस डेवलप्ड है, ठीक है। आज की डेट में हमने बहुत सारी EM वेव्स आइडेंटिफाई कर ली हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, एक्सरेज हैं, गामा रेडिएशंस है, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड दैट इज वेरी वेरी स्पेशल। बट सबसे पहले तुमने वो सुना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होते हैं, उसमें सबसे पहले क्या था, बाल्मर सीरीज। सबसे पहले क्या देखोगे तुम? क्यों? बिकॉज वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है। बाकी लाइमन सीरीज आगे भी होते हैं, फंड सीरीज, वो अलग अलग एरियाज में आते हैं, लेकिन विजिबल में जो आनी थी वो सबसे पहले डिस्कवर हुई। पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको डिटेल में। तो अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की हो सकती हैं, वेवलेंथ की हो सकती हैं। एक चीज हमको पता लग चुकी है, इट C इज इक्वल टू लैम्डा इनटू F इन वैक्यूम। और अगर आपने देखना है कि कोई ये वेव की अगर लैम्डा ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी बेटा, ठीक है कि नहीं। तो हम इसको किसी भी सीक्वेंसिंग में देख सकते हैं, लेट्स से इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में या डिक्रीजिंग लैम्डा में एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब जो ये स्पेक्ट्रम है पॉसिबल है, पॉसिबल बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं, बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज हैं, होती भी हैं, हमको अभी पता नहीं है और भी कितनी प्रोड्यूस होनी है। बट एज ऑफ नाउ हमारे पास एक बिग स्ट्रेच है फ्रीक्वेंसीज का, जहां एक से दूसरा अलग कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है कि नहीं। ओके, एक वेवलेंथ से दूसरी वेव, दे आर वेरी क्लोजली प्लेस्ड, ठीक है कि नहीं। तो अगर हम किसी सोर्स, लेट्स सपोज सन है, इट ऑलमोस्ट इमिट्स अ लॉट ऑफ रेडिएशंस, मतलब उसमें भर के उसको मोस्ट ऑफ इट इज इन अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, पूरा का पूरा बैंड, पूरा का पूरा, ठीक है कि नहीं। तो हम अगर उसको स्टडी करते हैं, मान लो हमने एक फोटोग्राफ ली है, यानी उसकी जो लाइट रेडिएशन है उसको एक मैं नहीं बोलूंगा फिल्म, एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे हमने एक प्रोजेक्ट किया है, तो वी कैन सी अ लॉट ऑफ लाइंस क्या कंटिन्यूअस दिखेंगी हमको बहुत सारी, ठीक है कि नहीं। सम ऑफ देम विल बी फ्रॉम द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है कि नहीं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में गामा रेडिएशंस आती हैं, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी में रेडियो। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लें। फ्रीक्वेंसी मींस एनर्जी, याद रखना ये चीज, ओके। आगे हम पढ़ ही लेंगे, मैं बता ही दूं। वी एसोसिएट कि जो रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनकी जो एनर्जी है वो पैकेट्स में चलती है। कितनी चलती है ये बात ध्यान रखना बेटे। वेन एवर दे डिलीवर द एनर्जी टू सम मैटर, दे डिलीवर इट इन पैकेट्स, ठीक है। तो कुल मिला के ये प्लैंक ने बोला था, द एनर्जी कैरीड बाय एन EM वेव इज H into F, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो कुल मिला के मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप अब ये याद रख लो, ये हम लास्ट ईयर ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ते हैं, है ना। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि बेटे फ्रीक्वेंसी इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ एनर्जी कैरीड बाय द वेव, एंड इन दिस केस ये मैं बताऊं बार बार, लास्ट ईयर हमने आधा पढ़ा है कि प्रोड्यूस होती हैं, क्या होती हैं। इस साल हम पढ़े फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि एब्जॉर्ब भी वैसे ही होती हैं। आई विल नॉट, मैं डिविएट नहीं करूंगा चीजों से, जो बताई हैं उन्हीं से जोड़ के बताऊंगा सारी चीजें, ओके। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेटे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी मींस ज्यादा एनर्जेटिक वेव, ये प्लीज रख लो दिमाग में। कम फ्रीक्वेंसी मींस ज्यादा एनर्जेटिक वेव, ये दिमाग में रख लो, दैट इज इंपॉर्टेंट स्टेप। तो इसमें अब अगर हम रेडियो स्पेक्ट्रम देखें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम देखें, उसमें क्या क्या है। देयर इज नो शार्प डिवीजन बिटवीन वन काइंड ऑफ वेव एंड द नेक्स्ट। द क्लासिफिकेशन इज रफली बेस्ड ऑन हाउ द वेव्स आर प्रोड्यूस्ड और डिटेक्टेड। किस पे? अब सपोज क्वेश्चन पर देखो, सड़ा हुआ सा सवाल तुमसे पूछा जाएगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन frequency, based on let's say wavelength, based on energy, based on the way we detect and produce them। तो आपको पता ही नहीं होगा जवाब, ठीक है। अगर मतलब कोई नॉर्मल एग्जाम भी देखो, ये तक पूछ सकते हैं तुमसे। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द बुक व्हाइल यू प्रिपेयर। मैं आपकी थ्योरी खत्म कर दूंगा, प्रैक्टिस खत्म कर देंगे, देन यू कैन कंटिन्यू टू स्किम दिस बुक अगेन एंड अगेन, ठीक है। इसको कॉम्बिंग करते रहना पड़ेगा तुमको। ऐसा नहीं सोचना कि बस एक बार पढ़ लिया, सर नहीं पढ़ता, ड्यूटी इज नॉट डन,
ध्यान रखना। तो ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन हाउ द वेव्स आर प्रोड्यूस्ड और डिटेक्टेड, जैसे गामा रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस। एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं बेटे? हैवी मेटल्स को हम इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्ड करते हैं, कुछ होता है उनमें, ये प्रोसेस पढ़ना है ना, अभी मैं बता नहीं सकता, बताना चाहता नहीं, कुछ होता है उनमें, एटम्स एक्साइट होके वापस रेडिएट करते हैं, ठीक है कि नहीं। जो हमने कहा था सोर्सेज ऑफ ईएम वेव्स आर फर्स्ट हमारे एलसीआर सर्किट्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस होते हैं, लेकिन वो 10⁻11 हर्ट्ज तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा हमारे पास फिलहाल एलसीआर सर्किट्स नहीं है। तो हम किससे प्रोड्यूस कराते हैं वो चीज़ें? बाय द हेल्प ऑफ एटम्स, वी एक्साइट एटम्स एंड देन दे इमिट इट, फाइन। अल्ट्रावायलेट अगेन सपोज सन से होता है, या ज़्यादा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक आर्क हो, मतलब ऐसी जैसे नहीं वेल्डिंग आर्क नहीं होती है, तब यूवी रेडिएशन भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसीलिए अक्सर बोलेंगे तो उधर मत देखो, बच्चों को बोलते हैं ना वेल्डिंग चली है कहीं, वहां मत देखो, या वेल्डिंग वाला ऐसे सामने बैठा होता है लेके वो काले कलर का शील्ड, सही बात है कि नहीं। सो दीज आर harmful radiations of course. Then there is visible spectrum. अगर आप अपनी बुक में देखो, it is a very small percentage, a very small this. Infrared is invisible. यहाँ एक और चीज यहाँ पे मैं बोलूँ, जो भी स्पेक्ट्रम में रेडिएशंस हैं, वेव्स हैं, वो सब की सब इनविजिबल है एक्सेप्ट फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है कि नहीं। जो हमारे 7 कलर हैं उनमें भी बहुत कलर के बीच में भी कलर होते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। तो आप मेरे बच्चों ये समझ सकते हो कि ये विजिबल स्पेक्ट्रम कितना, और कितनी रेडिएशंस हैं बहुत सारी, और कितनी वेव्स हैं बहुत सारी, जैसे इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हमें डिटेक्ट नहीं करनी आती है, क्या आती है? करते हैं यार हम, क्या बात, कैसे फील करते हैं, गर्मी लगती है, सही बात है कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ इस वक्त, द स्क्रीन इज अ बिट वार्म, आई कैन फील इट, ठीक है कि नहीं। तो सोचो हम ऊपर वाले ने हमको कैसे डिजाइन किया है, he has given us senses to detect certain radiations, okay, EM waves। और कौन सी वेव हम डिटेक्ट कर पाते हैं? साउंड वेव्स, है ना, भूलो नहीं इन चीजों को, दीज आर थिंग्स रिलेटेड टू अस, आवर वर्ल्ड अराउंड, ये ध्यान रखने की बात, ठीक है। वो हालांकि ईएम वेव नहीं होती, साउंड इज नॉट एन ईएम वेव नेवरदलेस। देन देयर इज माइक्रोवेव्स, जो हमारे इसमें रेंजेस दी हैं, बॉक्स भी दिया है आगे, सो यू कैन कंफर्म देम। जैसे हमारे माइक्रोवेव्स घर में होते हैं, ठीक है, इवन रेडियो फ्रीक्वेंसीज में भी कई बार यूज करते हैं। तो माइक्रोवेव इज अनदर टाइप ऑफ वेव जो कि यूज होती है, लेकिन यही माइक्रोवेव क्या कैरी करती है सोचो? इट कैरीज एनर्जी, जो हमने कल डिस्कस किया था। ईएम वेव की खास बात और भी एक, इट कैरीज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। नाउ लेट मी टेल यू टुडे व्हाट हैपेंस इन अ माइक्रोवेव, ऐसे ही ध्यान आया मुझे। माइक्रोवेव जब आप फूड रखते हैं उसमें पानी होता है, पानी एक डाइपोल है, क्या है पानी? HOH। तो इसकी डाइपोल मोमेंट ऐसे होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। केमिस्ट्री वाले उल्टा बोलेंगे, ध्यान रखना, ओके। उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब होता है, फिजिक्स वाले बंदों का किससे मतलब होता है? कन्वेंशन से, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बिकॉज हमें और भी चीजें देखनी है। टॉर्क का डेफिनेशन है आगे चल के, P×E, याद है कि नहीं? ओके। तो व्हाट हैपेंस इज, लेट्स कंसिडर अ डाइपोल हियर। ऐसे बहुत सारे डाइपोल्स होंगे पानी के इस फूड आइटम में, लेट्स से ग्लास में हमने पानी रखा है। जैसे ही माइक्रोवेव्स क्रॉस होती हैं, उसका मतलब समझो, गेट बैक टू द आइडिया, व्हाट डज अ वेव, ईएम वेव मीन? इट मींस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट जहां पे ये वाला डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, बस दैट्स इट। बार बार यहाँ पे क्या होगा, कभी फील्ड ऊपर नीचे, ऊपर या ऊपर नीचे, आगे भी व्हाटएवर इट इज ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये खज्जल नहीं होगा बेचारा, इसको क्या करना है, इसको फील्ड के साथ साथ अलाइन होना है। अगर फील्ड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट होता तो ये ऐसे रह जाता, लेकिन फील्ड क्या कर रहा है, कभी उधर कभी इधर, तो ये भी क्या करेगा, कभी इधर कभी इधर, इट विल कंटिन्यू टू रोटेट बिकॉज ऑफ इट, एंड इन दैट प्रोसेस इट एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी ऑफ द वेव। और जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ओवरऑल मटेरियल क्या हो जाता है? दैट्स हाउ अ माइक्रोवेव वर्क्स। तुमको याद होगा मैंने तब ये चीज इतनी एक्सप्लेन क्यों नहीं की है, बिकॉज यू डिडंट नो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टुडे यू नो, नाउ यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। एक माइक्रोवेव में पानी कैसे गर्म होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमने इंडक्शन कुकर ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन ये है माइक्रोवेव की स्टोरी बेटे। बाय द वे, ऐसे ही ध्यान आया मैंने कहा बता दूं। देन देयर आर शॉर्ट रेडियो वेव्स। हमारे टाइम में शॉर्ट वेव्स पे रेडियो चलता था, अभी भी चलता होगा,
हमारे टाइम में मतलब इतना भी वो नहीं है, लेकिन जब मैं रेडियो सुनता था उन दिनों टीवी पे बस एक डीडी और एक DD1 DD2 ऐसे कुछ 2-3 चैनल्स आते थे, बाकी केबल होती थी शहरों में। तो आई हैव लिव्ड माय लाइफ इन अ विलेज एंड मतलब रेडियो सुनता था, BBC वगैरह सुनता था मैं, जैसे ऑल इंडिया रेडियो सुनना मैंने, या वॉइस ऑफ अमेरिका सुनना। और मोस्ट ऑफ दीज स्टेशंस वर ब्रॉडकास्टेड ऑन शॉर्ट वेव। किस पे? शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं, ठीक है कि नहीं। तो वो थोड़ा लार्जर डिस्टेंसेस के लिए, लार्जर मतलब जैसे क्रॉस कंट्री डिस्टेंसेस, क्रॉस कंट्री नहीं, इंटर कॉन्टिनेंटल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, है ना। मीडियम वेव होता था, उससे हम लोकल रेडियो स्टेशन सुन पाते थे, ठीक है। जैसे मान लो अपना हिमाचल का रेडियो स्टेशन है या श्रीनगर का है, जो विद इन लेट से 50, 70, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तक सुनाई थी, ठीक है। जैसे मान लो रेडियो पटियाला है कहीं से, तो वो श्रीनगर में नहीं सुनाई देना था, ओके। तो वो स्टेशन मीडियम वेव पे चलते हैं। आजकल FM होता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज करते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज की, मेगाहर्ट्ज व्हाटएवर, मेगाहर्ट्ज होता है शायद। एंड यू विल सी जैसे 91 एंड 93.5 रेडियो मिर्ची वगैरह आते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी दो स्टेशंस, वो दे आर ब्रॉडकास्टेड ऑन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। मूविंग ऑन, शॉर्ट वेव है, टेलीविजन एंड FM रेडियो, देखो 10⁻⁸ हर्ट्स, ठीक है। मेगा हर्ट्स, 100 मेगा हर्ट्स, मेगा मीन 10⁻6 हर्ट्स। देन देयर इज AM रेडियो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, ये सिलेबस से हट गया है ये कम्युनिकेशन वाला चैप्टर। एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स, उनकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव्स, जो लॉन्ग रेडियो वेव्स, जो मैंने कल कहा था, इवन 1 किलोमीटर भी मैं देख रहा था, देखो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेव लेंथ बीइंग 10⁻6 मीटर्स, यानी कि 1000 किलोमीटर की भी वेव हो सकती है, ठीक है कि नहीं, ओके। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट बेटे, ठीक है। तो AM वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेव लेंथ है वो बहुत बड़ी है, तो उनको रेडियो वेव्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है कि नहीं। रेडियो वेव्स का मैंने कल भी बोला था तुमको, हायर द वेव लेंथ, more bending capacity, more diffracting capacity they have, they can bend around corners। जैसे कोई भी वेव हो वो बेंड होती ही होती है, वो अलग बात है, बट EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी करती हैं ये चीज, डिफ्रैक्शन जैसे हम बोलते हैं। और मेरे बच्चों इसीलिए टनल्स में, ऐसी जगहों पे वॉकी टॉकी यूज करते हैं, वायरलेस सेट्स यूज करते हैं, ठीक है। एक्सरे हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है, वो हमने बताया, ठीक है। अब आई थिंक देर इज अ रीडिंग यू वांट टू डू एंड नथिंग एल्स, बाकी इनका ध्यान रखना, जैसे दिया हुआ है टेबल लास्ट पे। रेडियो वेव्स होते हैं 0.1 मीटर से ज्यादा, यानी कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा जो होता है वो क्या है। इसमें यूज देखना क्या, कई बार यूज पूछ लेगा कि किस में यूज होता है। प्रोडक्शन डिटेक्शन, प्रोडक्शन इज रैपिड एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स, एरियल मतलब एंटीना, उनमें एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे करेंगे तो उससे रेडिएशन निकलती है, ठीक है कि नहीं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद जुड़ जाएगा और इट विल स्टार्ट गेटिंग ब्रॉडकास्टेड, ओके। एंड द रिसीवर्स भी, वो भी वैसी होती हैं। माइक्रोवेव है 0.1 to 1 मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर। एंड क्लिस्ट्रॉन वॉल्व और मैग्नेट्रॉन वॉल्व एक तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कह सकते हो आप। वाल्व, वाल्व जनरली ट्यूब होता है, ठीक है। वाल्व जनरली किसको बोलते हैं, वाल्व मीन्स वन वे ट्रैफिक, ठीक है। जैसे कैथोड रे ट्यूब होता है, या अगर तुमने सुना होगा कभी टीवी के अंदर वाल्व होता था, ठीक है, या हार्ट में नहीं वाल्व होता है, राइट, वन वे ट्रैफिक। तो वैसे हम कहते हैं एक इलेक्ट्रोड दूसरा इलेक्ट्रोड उसके थ्रू बिजली पास करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, आई डोंट हैव द नॉलेज फॉर दिस। एंड इंफ्रारेड, वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लाइक आयरन रॉड गर्म करें, ठीक है, या हीटर चला दिया हमने, रेड हो गया ना, एटम्स गिट 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 करेंगे, दे विल प्रोड्यूस वाइब्रेटिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट से नहीं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अपनी जगह, वो भी तो चार्जेस हैं, ठीक है कि नहीं, ध्यान रखें। एंड थर्मोपाइल्स, बोलोमीटर, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्मिंग डिटेक्शन कैसे करते हैं इनकी, है ना। थर्मोपाइल होता है एक, तुमने कहाँ पढ़ा होगा थर्मोपाइल्स, थर्मोकपल्स नहीं पढ़ा है तुमने, कहीं नहीं पढ़ा है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम एक वायर को दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रखते हैं और अगर हम सर्किट कंप्लीट करें, इट वाज डिटेक्टेड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ करंट फ्लो, ठीक है कि नहीं। थर्मोकरंट मतलब बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक एजिटेशन डिफरेंट होती है, थर्मोकपल बोलते थे उसको। मुझे हल्का सा याद है, बट आई आल्सो फॉरगॉटन एग्जैक्टली द थ्योरी, बट
समथिंग लाइक दिस, ओके, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अल्ट्रावायलेट, inertial electrons in atoms from moving from energy levels to lower. एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि अंदर एनर्जी लेवल्स हैं, फाइन, इलेक्ट्रॉन्स कैन शिफ्ट फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, इन इंटरमीडिएट दे कैन नॉट रेडिएट, लेकिन जब वो शिफ्ट करते हैं फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल तो एटम की ओवरऑल एनर्जी कम होती है। बाहर कैसे आएगी? बाय वे ऑफ इमिटिंग रेडिएशंस, ठीक है, और वो अल्ट्रावायलेट होती है। इसीलिए जब हम वेल्डिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं सम मेटल्स गेट एक्टिवेटेड एंड दे स्टार्ट इमिटिंग रेडिएशंस। और ये भी आपने सुना होगा बेटा, जो आजकल ये जो एलईडी बल्ब्स हैं या लैंप्स होते हैं या ये जो ट्यूब्स होते हैं, इनमें एक प्रोटेक्टिव लेयर, जो वाइट नहीं होती ट्यूब, उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेस है रेडिएशन प्रोडक्शन का वो एक्साइटेशन ही है। यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड से इसके अंदर एक लो डेंसिटी गैस को एक्साइट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स बड़ी लेवल्स पे कूद जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। समटाइम्स दैट गैप कैन बी टू लार्ज एंड दैट कैन इवन प्रोड्यूस एक्सरेज, नॉट एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है कि नहीं। इसीलिए हमारे ट्यूब्स में क्या होता है बेटा, यहाँ पे घरों में प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है कि नहीं। दैट इज समथिंग वी नीड टू कीप इन माइंड। इसे ये स्टोरी बता रहा हूँ तो याद रहेगा। और देन गामा रेडिएशंस, दे हैव एक्सरेज है, एक्सरे ट्यूब्स और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, बड़े बड़े एटम्स में, जैसे लेड है या आयरन है, टंगस्टन है, इन पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बॉम्बार्डमेंट करते हैं, उनके लेवल्स बड़े बड़े होते हैं, एनर्जी लेवल्स बड़े हैं। एनर्जी बड़ी होगी तो जो एनर्जी निकलेगी वो भी ज्यादा निकलेगी, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या निकलेगी, ज्यादा, ठीक है कि नहीं। ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकली तो दैट मीन्स एक्सरे भी हो सकती, ठीक है कि नहीं। एक्सरेज फिलहाल हमारे जेई मेन तक के सिलेबस में नहीं है, एडवांस में है, वी माइट रिक्वायर इट, देन विल डू इट। And then there is gamma radiations. Gamma radiations are emitted by radioactive decay of nuclei, ठीक है। जहां पे भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो वो गामा रेज इमिट करती हैं, ठीक है कि नहीं। ओके, बाकी हमने कल कर दिया था मोस्ट ऑफ इट। यस, एनीथिंग लेफ्ट? नॉट लेफ्ट। हाँ, अलबत्ता मैं एक चीज बताना चाहूंगा, समथिंग आई वांट यू टू रिमेंबर फर्दर, क्योंकि अब मैंने कह ही दिया कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिस इज समथिंग नथिंग टू डू विद ईएम वेव्स एज अ वेव, फाइन, बट इनकी जो रेडिएशन में जो एनर्जी होती है, ठीक है, उसके बारे में समझने की जरूरत है। इट पंप्स एनर्जी इन द फॉर्म, जब भी मैटर पे, मैं ऐसे कह रहा हूं, एक वेव आई कंटिन्यूअसली, लेकिन जैसे ही मैटर से इंटरेक्ट करती है इट स्टार्ट्स गिविंग पीसेस, पार्ट्स में एनर्जी सप्लाई करती है। बिकॉज ऐसे समझ लो कि जो एटम्स इस रेडिएशन को रिसीव करने वाले हैं, उनमें एक तरह से ना, उनमें सिचुएशन ही वैसी है कि वो एक पर्टिकुलर पीस ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी रेडिएशंस के साथ लेन देन नहीं है उनका। तो नेवरदलेस उस एक पीस की एनर्जी कितनी होती है, वन क्वांटम एनर्जी इज दिस। सही बात है कि नहीं। जनरली जो हमारी रेडिएशन जैसे विजिबल लाइट है या एक्सरेज वगैरह है, इनकी एनर्जी अगर हम बोलें तो इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ जूल्स, वो काफी कम होती है, इट्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है कि नहीं। समझिए मेरी बात की नहीं, इट्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट। एंड आई वुड से जैसे हमारी विजिबल लाइट है, उसका 2 से लेके 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, ठीक है कि नहीं। एक्सरे की ज्यादा होगी, है ना। एंड गामा रेडिएशंस की मिलियन या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, 10⁻⁶ टाइम्स रेंज में होती है। यू कैन सी हाउ एनर्जेटिक दे आर एज कंपेयर टू आर विजिबल लाइट एंड स्टफ, ठीक है कि नहीं। यस, आई हैव वन मोर थिंग टू टेल यू, वेट अ मिनट। तो एनर्जी को लेके बस इतना चाहता हूं मैं कि आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से ना जब भी जरूरत हो जोड़ सकें। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है किसी रेडिएशन की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और उसका वेव, ये याद रख लेना, काम आएगा ही। इससे आपके बड़े सारे क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस बना रहेगा, नहीं तो आप सोचोगे बार बार ये कौन करे यार, बड़ा कैलकुलेशन है इसमें, राइट। तो पहला है, इसकी जो लैम्डा होगी वो होगी 1240 नैनोमीटर, ठीक है। या अगर फ्रीक्वेंसी तो 2.4 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्ज। अब आप बोलोगे इससे क्या मतलब है, मैं बता दूंगा, एक मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट, ये नोट कर लेना है ना। 1240
नैनोमीटर्स, आर यू फाइन? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर किसी रेडिएशन की एनर्जी है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? 1240, और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इतनी। ठीक है कि नहीं? ये बात इनफ नहीं है, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, नोट करो, पहले नोट करो। ये दोनों चीजें याद रखना बच्चों। और सपोज मैंने कहा तुमको, लेट्स से हमारे पास एक वेवलेंथ है, वो है 620 नैनोमीटर। कितना है? क्या है बेटे? 620 नैनोमीटर। अगर मैं देखूं ये वेवलेंथ इसका हाफ है, कर देते हैं 620 बाई 1240, दैट इज 1 बाय, तो लैम्डा हाफ हुआ है ना, एनर्जी डबल हो गई होगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। गॉट इट? ये बहुत हेल्प करेगा बेटे, मैं इसलिए बता रहा हूं, नोट कर लोगे? ठीक है, इट्स द मीनिंग ऑफ इट। आप बस ये देखो कि इन लैम्डा या इस फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में वो कितना है। अगर फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो एनर्जी डबल, अगर वेवलेंथ आधी हुई तो ही एनर्जी डबल हो, अगर वेवलेंथ डबल होगी तो एनर्जी हाफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अच्छा लगा? समझ आ गया कि नहीं? अब सपोज 1860 नैनोमीटर है किसी की वेवलेंथ, तो मैं देखूंगा ये कितने गुना है 1240 के, है ना? 0 0, 4 तिया 12, 4 के 4, 4 क्या हो गया? 4 तिया 12, 4 के 4, ठीक है। इसका हो गया 4 चुके 16। इज दिस नॉर्मल? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। 186 बाई 124, 2 से कर लेते हैं पहले। 2 6 12, 2 दूने 4, 2 9 18, 2 दिया 6, हाँ ये हो गया 31 इंटू 2, 31 इंटू, तो 3/2। वेवलेंथ 1.5 गुना बढ़ी है तो एनर्जी 1.5 गुना कम, बस ये ध्यान रखना। 1/3/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी इसकी एनर्जी। ये मैं समझाना चाह रहा था कि सीधे सीधे, नहीं तो क्या होता है ना बेटे, ये कैलकुलेशनल मतलब नाइटमेयर बनता है, तंग करता है। आप बार बार कहते रहोगे यार आप कौन निकालेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम आएगा, तुमने केमिस्ट्री में किया होगा। ठीक है, याद है कि क्या इस वेवलेंथ की रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को निकालेगी कि नहीं निकालेगी, तो उसकी वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या निकालेगी कि नहीं निकालेगी। विल गेट टू दैट, मेरा वो नहीं है आज मकसद, है ना? ओके अब सपोज तुम्हारे पास है, लेट्स से 4.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, इसकी एनर्जी होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? बिकॉज 4.8 इंटू 10⁻14, और जो हमारी स्टैंडर्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली है वो है 2.4 इंटू 10⁻14, तो फ्रीक्वेंसी हैज गॉन ट्वाइस, ऑफ कोर्स एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम मी बेटे टुडे, और एक दो दिन इसके प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है, एंड देन वी कैन मूव टू द रे ऑप्टिक्स। डन? खुश हो रहे हो रे ऑप्टिक्स सुन के? दो तीन दिन इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, जो मेन आईडी, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो आपको वेव, इसकी जो वेव इक्वेशन पे क्वेश्चन करने आने चाहिए, पैरामीटर्स निकालने आने चाहिए, रेडिएशन प्रेशर पे बहुत ज़्यादा नहीं आता है। बस यह ध्यान डिफरेंस रखना कि भाई एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है। मैंने कल और चीज़ मज़ेदार बताई थी कि जो रेडिएशन प्रेशर है फॉर एन अब्जॉर्प्शन स्टफ, है ना, दैट सिंपली इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, है ना। तो प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी से भी समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, एटलीस्ट समझ नहीं सकते। ठीक है कि नहीं? बाकी मैंने दो तीन चीज़ें कल बताई हैं बेटे, आप देख लेना कि देख लिया, नहीं देखा ना अभी कोई दिक्कत नहीं है, आज वो भी अपलोड कर दूंगा दोनों, है ना। और बस और क्या बोलूँ मैं, बस मस्ती करो, आज आज जा सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।